हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है भूपेन कोच। आई एम बायोलॉजी फैकल्टी इन अजमल सुपर 40। और बच्चों, हम लोगों ने एक इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, दैट इज़ द चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। और इसी चैप्टर में जो है हम लोगों ने पढ़ लिया था, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू पढ़ लिया था, कनेक्टिव टिश्यू हम लोगों ने पढ़ लिया था, मस्कुलर टिश्यू हमने पढ़ लिया था। तो बच्चों, आज हम एक इंपॉर्टेंट टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं और वो होगा हमारा नर्वस टिश्यू। ओके, तो लेट्स डिस्कस अबाउट नर्वस टिश्यू और जानने की कोशिश करेंगे नर्वस टिश्यू के डिटेल के बारे में। सो टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट नर्वस टिश्यू। बच्चों, जो नर्वस टिश्यू है ये हमारे बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यू है, ठीक है ना। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू आवर बॉडी, बिकॉज ये जो टिश्यू है ये हमारे बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करके रखता है, ठीक है ना। और इस टिश्यू के ऊपर जो है आप लोग का डिटेल्ड में चैप्टर भी होने वाला है। चैप्टर का नाम है आपका दैट इज योर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना। तो हम पढ़ेंगे उस चैप्टर को डिटेल में भी। तो ये जो हम अभी पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर के लिए आप लोगों का फंडामेंटल होने वाला है, ठीक है ना। ये बेसिक्स बातें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो लेटर ऑन आपको जो है चैप्टर पढ़ने में, जो आपका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, चैप्टर पढ़ने में आप लोगों का हेल्प करने वाला है। तो जल्दी से हम लोग जो है इसको स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम जो है नर्वस टिश्यू के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे बच्चों। लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ नर्वस टिश्यू। इसके प्रॉपर्टीज के बारे में जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो सबसे पहले अगर इसके प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जो फंक्शनल यूनिट होता है नर्वस टिश्यू का, ये तो आप लोगों को पता होगा, ये हम लोग क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि नहीं, दैट इज द न्यूरॉन। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू इज न्यूरॉन। Structural and functional unit of nervous tissue is न्यूरॉन। न्यूरॉन आपका एक सेल है, ठीक है ना, जिसको हम लोग नर्व भी कहते हैं, इसको फाइबर भी कहा जाता है कभी कभी आपका, ठीक है ना, क्योंकि ये जो सेल होता है बच्चों ये लंबा होता है। हमारे बॉडी का सबसे इलोंगेटेड सेल यही है न्यूरॉन। इसका जो लेंथ है आपको अप टू 3 सेंटीमीटर तक मिल सकता है। तो ये एक फाइबर की तरह लंबा भी होता है, इसका अपीयरेंस फाइबर की तरह होता है आपका, ठीक है ना, न्यूरॉन। ओके, अगर हम कहें कि जो अपना नर्वस टिश्यू है इसका ओरिजिन क्या है, तो नर्वस टिश्यू का जो ओरिजिन होगा बच्चों एक्टोडर्मल। ओके, सो इट्स ओरिजिन इज योर एक्टोडर्मल। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आप लोगों को याद रखने के लिए, ओरिजिन एक्टोडर्मल, ठीक है ना। हर एक लाइन में मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलता जाऊंगा। अब ये जो टिश्यू है इसमें किस तरह के सेल्स पाए जाएंगे, जैसा कि हमने पढ़ा था कि कनेक्टिव टिश्यू में हमको किस तरह के सेल्स मिलते हैं, जैसे कि मान लो फिब्रोब्लास्ट मिल रहा है आपको, मस्ट सेल देखने को मिल रहे हैं वहाँ पर, एडिपोसाइट्स देखने को मिल रहे हैं। तो नर्वस टिश्यू में आपको किस तरह के सेल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो नर्वस टिश्यू में बच्चों आप लोग को जो है मेनली 2 तरह के सेल्स देखने को मिलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, यू जस्ट लिसन टू मी। ओके, तो नर्वस टिश्यू, तो नर्वस टिश्यू में आपको 2 तरह के सेल देखने को मिलेंगे। ओके, पहला जो सेल आपको देखने को मिलेगा ऑब्वियसली जो अपना स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, इसको कहेंगे हम लोग न्यूरॉन। और दूसरे तरह का जो सेल आपको यहां पर देखने को मिलेगा बच्चों, ये आपके सपोर्टिंग सेल्स होंगे, एंड दिस सपोर्टिंग सेल्स आर नोन एज न्यूरोगीलिया सेल्स। न्यूरोगीलिया सेल्स या फिर न्यूरोगीलियल सेल्स, ठीक है ना। अब ये 2 तरह के सेल आपको जो है नर्वस टिश्यू में देखने को मिलेंगे, इसको एकदम बहुत अच्छे से याद रखना है बच्चों, ठीक है। ये जो न्यूरॉन होता है, इस न्यूरॉन के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। किस तरह के प्रॉपर्टीज, जैसे कि ये आपका एक्साइटेबल होगा, एक्साइटेबल होगा, या फिर ये आपका प्रॉपर्टी शो करेगा जिसको हम लोग कहेंगे एक्साइटेबिलिटी। मैं एक्साइटेबिलिटी लिख देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी शो करने वाला डेट इज नोन एज एक्साइटेबिलिटी। तो इट विल बी शोइंग द प्रॉपर्टी नोन एज एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी क्या प्रॉपर्टी होता है बच्चों, एक्साइटेबिलिटी मतलब ये जो सेल होता है न्यूरॉन, ये स्टिमुलाई को रिसीव कर सकता है, और ये जब स्टिमुलाई को रिसीव करेगा तो इसका जो मेम्ब्रेन होगा वो डीपोलराइज हो जाएगा,
ठीक है ना। तो सेल क्या हो जाएगा वहां पर, एक्साइटेड हो जाएगा, ठीक है। अब ये मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से डिपोलराइज होता है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे चेंज होता है, कौन कौन सा पंप खुलेगा उस टाइम पे, ठीक है ना। तो ये सब जो है हम डिस्कस करेंगे इन द टॉपिक दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ नर्व इम्पल्स प्रोपोगेशन या फिर कंडक्शन। वो हमको मिलने वाला है इन द चैप्टर दैट इज न्यूरल कंट्रोल। जो भी अपना न्यूरल कंट्रोल चैप्टर है वहाँ पर हमको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये एक्साइटेबिलिटी शो करता है, मतलब ये स्टिमुलाई को रिसीव करने के बाद एक्साइटेड हो जाता है। वो स्टिमुलाई एक्सटर्नल भी हो सकता है, जैसे कि टच हो गया, कोल्ड हो गया, हीट हो गया, ठीक है ना। या फिर वो स्टिमुलाई इंटरनल भी हो सकता है, किसी ऑर्गन में कोई स्टिमुलाई जनरेट हो सकता है आपका, ठीक है ना। तो चाहे स्टिमुलाई एक्सटर्नल हो या फिर हमारे बॉडी का ही स्टिमुलाई हो, इसको अगर ये रिसीव करता है तो ये क्या हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है। दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज योर एक्साइटेबिलिटी। अब ये एक्साइट होने के बाद जो इसमें इंपल्स जनरेट हुआ है, इस इंपल्स को ये डिसीजन मेकिंग के लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाएगा, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो डिसीजन मेक करेगा, जो डिसीजन लेगा, उसको ये एफेक्टर ऑर्गन तक लेके भी आएगा। मतलब जो आपका नर्व होता है या फिर नर्व में जो न्यूरॉन्स होते हैं, उसमें इम्पल्स क्या कर सकता है, ट्रैवल कर सकता है, उसमें इम्पल्स प्रोपोगेट कर सकता है। उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कंडक्टिविटी, है ना। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। तो इसका दूसरा प्रॉपर्टी क्या होगा इस सेल का, कंडक्टिविटी। ओके, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी विल बी योर कंडक्टिविटी। अब अगर हम बात करें न्यूरोगिलियल सेल्स के बारे में, तो सबसे पहली बात अगर मैं कह दूं, जो न्यूरोगिलियल सेल्स होते हैं, ना तो ये एक्साइटेबिलिटी शो करेंगे, ना तो ये कंडक्टिविटी शो करेंगे, लेकिन फिर भी आपको जो सेल है ये नर्वस टिश्यू में देखने को मिलेगा। अब इसका काम क्या होगा, तो ये आपका है सपोर्टिंग सेल। क्या है बच्चों, इट इज अ सपोर्टिंग सेल। ये आपको कहां कहां मिलेगा, ठीक है ना। ये आपको ब्रेन में मिलेगा, स्पाइनल कॉर्ड में मिलेगा। सो इट विल बी फाउंड इन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। ये आपको गैंग्लियॉन्स में मिल जाएगा, और आई के रेटिना में मिल जाएगा। जब हम आई के बारे में पढ़ेंगे, जो इनर मोस्ट लेयर होगा आपका रेटिना, वहाँ पर आपको ये न्यूरोगिलियल सेल्स मिल जाएंगे जो सपोर्टिंग का काम करेंगे। आपको स्पाइनल कॉर्ड में मिलेगा, आपको ये ब्रेन में मिलेगा, ठीक है ना, जहाँ पर ये सपोर्टिंग का काम करेंगे। एक चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले, ब्लड ब्रेन बैरियर। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ब्लड ब्रेन बैरियर के लिए कौन से सेल्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आगे आगे पढ़ते जाएंगे, आपको पता चलता जाएगा, ठीक है ना। और ब्लड ब्रेन बैरियर के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो न्यूरोगिलियल सेल्स ही होते हैं बच्चों। गैंग्लियॉन्स हम किनको कहेंगे, गैंग्लियॉन्स मतलब एक न्यूरॉन्स का एक ग्रुप, न्यूरॉन्स का एक क्लस्टर, उसको हम लोग गैंग्लियॉन कहते हैं। वहां पर भी उन न्यूरॉन्स के ग्रुप को सपोर्ट करने के लिए आपको क्या देखने को मिलेगा, वहां पर न्यूरोगिलियल सेल्स देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब अगर बात करें जो न्यूरोगिलियल सेल्स हैं, ये फिर से आपके 3 तरह के होते हैं, ठीक है ना। ये कौन कौन से तरह के होते हैं, ये आपको फिर से 3 तरह के देखने को मिल जाएंगे बच्चों। जैसे कि माइक्रोगिलियल सेल्स, एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है ना। तो आपको जो है ये फिर से 3 तरह के देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो बच्चों ये एक था ओवरऑल आपका प्रॉपर्टीज, या फिर एक था ओवरऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द नर्वस टिश्यू। एक तो प्रॉपर्टी मैं आपको और बोलना चाहूंगा, यहां पर जो नर्वस टिश्यू होता है, नर्वस टिश्यू लैक ग्राउंड सब्सटेंस या फिर मैट्रिक्स। जिस तरह से हमने देखा था कनेक्टिव टिश्यू में हमको मैट्रिक्स देखने को मिल रहा था, ग्राउंड सब्सटेंस देखने को मिल रहा था, आपको ये जो ग्राउंड सब्सटेंस या फिर जो मैट्रिक्स है, या फिर हम लोग इसको अगर इंट्रासेलुलर हम लोग इसको कुछ भी सब्सटेंस कह ले, ठीक है ना, ये आपको नहीं मिलने वाला है इन द नर्वस टिश्यू। यू विल नॉट गेट दिस ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है ना। एक और बात, जो आपके नर्वस टिश्यू में जो सेल्स होते हैं और सेल्स में जो न्यूरॉन्स होते हैं, ये अपने डिवाइड करने के प्रॉपर्टी को खो बैठते हैं, ठीक है ना। सो दे परमानेंटली लॉस देयर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन, दे परमानेंटली
लॉस्ट देयर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन, या डिवीजन के प्रॉपर्टी को आपका क्या कर देते हैं, परमानेंटली लूज कर लेते हैं आपका, ठीक है ना। लेकिन जो न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं ये आपका डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सपोर्टिंग सेल है। लेटर ऑन हम पढ़ेंगे ये जो है न्यूरॉन्स के नरिशमेंट वगैरह में हेल्प करेंगे, आपका ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है ना। ये जो न्यूरोग्लियल सेल्स है ये फैगोसाइटोसिस का भी काम करेंगे, अगर नर्वस टिश्यू में कोई पैथोजन वगैरह एंटर कर जाता है तो ये डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें न्यूरॉन्स के बारे में, जो एकदम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, वो लेकिन आपका एक बार डिवाइड हो जाने के बाद, एक बार उसका डिफ्रेंसिएशन हो जाने के बाद वो दोबारा डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है ना, ये क्लियर रखना है। इसीलिए आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक एडल्ट पर्सन, 24 साल का एक एडल्ट पर्सन या फिर आपका जो है 20 साल का एक एडल्ट पर्सन, उसका अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका मस्कुलर टिश्यू में इंजरी हो जाता है, एपिथेलियल टिश्यू में इंजरी हो जाता है, उसके जो है नर्वस टिश्यू में इंजरी हो जाता है, अब कौन सा टिश्यू उसका रिकवर नहीं होगा, विच टिश्यू विल नॉट गेट रिकवर्ड, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ऑप्शन में आप लोगों को देखने को मिलेगा, वहां पर होगा न्यूरॉन या फिर नर्वस टिश्यू, ठीक है ना, न्यूरॉन या फिर नर्वस टिश्यू। मोस्ट स्पेसिफिकली जो है नर्वस टिश्यू ही आता है आपका, तो आपका आंसर नर्वस टिश्यू होगा। इसलिए हम देखते हैं ना, किसी पर्सन का कभी एक्सीडेंट हो जाता है जिसके कारण उसके नर्व वगैरह डैमेज हो जाते हैं, उसमें पैरालिसिस वगैरह आ जाता है, तो वो लाइफ टाइम के लिए फिर रिकवर नहीं कर पाता है, क्योंकि ये जो न्यूरॉन्स है जो डैमेज हो गए थे उस एक्सीडेंट के कारण, ये कभी भी दोबारा रीग्रो नहीं करते हैं बच्चों, ओके। तो इसीलिए जो है लाइफ टाइम उस आदमी को उस तरह से सफर करना पड़ता है। तो दीज आर सम प्रॉपर्टीज, ओके। अभी हमारा काम क्या होगा, अभी हमारा काम होगा नर्वस टिश्यू में हम हर एक सेल के बारे में डिटेल में पढ़ें, ठीक है ना। तो मैं आपको सबसे पहले न्यूरॉन के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा न्यूरोग्लियल सेल्स के बारे में। न्यूरोग्लियल सेल्स के बारे में जब मैं बताऊंगा तो इन तीनों सेल्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक जो है आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर अच्छा लग रहा है लेक्चर, वीडियो को लाइक जरूर करें और हम आगे बढ़ेंगे अभी, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट विल बी डिस्कसिंग अबाउट द न्यूरॉन। तो न्यूरॉन के बारे में भी आप लोगों को बहुत सारी बातें पता है, जैसे कि आप लोग लोअर क्लासेस से ही न्यूरॉन का डायग्राम ड्रॉ करते आ रहे हो, है कि नहीं। चलो फिर से आप हम ड्रॉ करेंगे, हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है ना। लेट्स गेट स्टार्टेड, ओके। सो विल बी डिस्कसिंग अबाउट नाउ नर्वस टिश्यू, और नर्वस टिश्यू में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, न्यूरॉन। चलो मैं इसको मिटा दूं बच्चों, ठीक है ना। नर्वस टिश्यू में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, न्यूरॉन। न्यूरॉन को मैं ऊपर की तरफ लिख देता हूं, ठीक है। चलो न्यूरॉन को हम यहां पर ड्रॉ करते हैं, देखिए तो ये एक न्यूरॉन ड्रॉ करने का एक आपका क्या है, एक निंजा टेक्निक है, ठीक है ना। तो बहुत साल ऐसा ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। देखो कितना सुंदर सा मैंने जो है सेल बॉडी ड्रॉ कर दिया बच्चों के। ये जो यहाँ पर जो डेंड्राइट ड्रॉ कर रहे हैं, मेनली ये जो डेंड्राइट होंगे आपको ये इस तरह के देखने को मिलेंगे, दीज आर द डेंड्राइट्स, ओके, जो आपके एक्चुअली साइनेप्सिस बनाएंगे। ओके तो थोड़ा सा मैं जल्दी ड्रॉ करूंगा, और जल्दी ड्रॉ करने में मेरा थोड़ा डायग्राम यहाँ पर खराब भी हो सकता है दिखने में, तो उसको थोड़ा माइंड मत कीजिएगा, ओके। तो ये हमने ड्रॉ किया सेल बॉडी, ठीक है ना। ये है सेल बॉडी, और ये सारे इसके क्या है, प्रोसेसेस है। इन प्रोसेसेस को क्या कहेंगे हम लोग, ये पहला प्रोसेस हो गया जो है डेंड्राइट, और ये दूसरा प्रोसेस हम लोग यहां पर ड्रॉ करेंगे जिसको हम लोग क्या कहने वाले, विल बी कॉलिंग इट एज एक्सॉन, ओके।
और एक्सॉन का जो एंड वाला हिस्सा होगा उसको कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। इस तरह से आपको यहाँ पर एक्सॉन टर्मिनल देखने को मिलेगा। दीज आर नोन एज योर एक्सॉन एंड बल्ब, या फिर इनको हम लोग जो है साइनेप्टिक वेसिकल्स भी कहते हैं, ठीक है ना। ओके, ऑल्सो नोन एज साइनेप्टिक वेसिकल्स। अब देखो बच्चों, सबसे पहले तो हम इसके न्यूक्लियस को ड्रॉ करेंगे। ये है इसका न्यूक्लियस, ये एक सिंगल सेल है बच्चों, ठीक है ना। ऐसी सेल बहुत सारे जुड़ जुड़ के आपस में क्या बनाएंगे, नर्व फाइबर बनाएंगे। नर्व फाइबर का डिटेल फिर मैं आपको जो है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ही बताऊंगा, ठीक है ना। ये आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों ओर आपको न्यूरोफिब्रिल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यू विल बी एबल टू सी सर्टेन न्यूरोफिब्रिल्स। ओके, तो आपको इसके चारों ओर जो है कुछ न्यूरोफिब्रिल्स देखने को मिलेंगे इस तरह से। और ये जो सेल बॉडी है या फिर साइटोप्लाज्म है, इसमें आपको कुछ ग्रैन्यूल्स देखने को मिलेंगे। यू विल बी एबल टू सी सर्टेन ग्रैन्यूल्स। इन ग्रैन्यूल्स को हम लोग निसल ग्रैन्यूल्स कहते हैं, जो सेल बॉडी में प्रेजेंट होता है। और कभी कभी आपको ये डेंड्राइट्स में भी देखने को मिल जाएगा। एनसीईआरटी में डेंड्राइट मेंशन्ड है लेकिन, ठीक है ना। तो निसल ग्रैन्यूल जो है डेंड्राइट में भी मिलता है, ऐसा हमारा मेंशन्ड है किसमें, एनसीईआरटी में। चलो लेबलिंग करें बच्चों। तो ये हो गया आपका, दिस पार्ट इज योर न्यूक्लियस, ठीक है ना। ये न्यूक्लियस हो गया। ये मैंने क्या कहा था, दीज आर योर न्यूरोफिब्रिल्स, ठीक है ना। ये आपके क्या है, दीज आर योर निसल ग्रैन्यूल्स, ये निसल ग्रैन्यूल्स है। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होंगे बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों से बात की थी, दे विल बी प्रेजेंट इन द सेल बॉडी, डेट इज द साइटोन, और सोमा भी कहते हैं। निसल ग्रैन्यूल्स, ये जो निसल ग्रैन्यूल होते हैं इनका कुछ प्रॉपर्टी होता है बच्चों, दे आर योर बेसोफिलिक। और ये किससे बनते हैं, दे आर मेड अप ऑफ फ्रैगमेंट्स ऑफ RER। ये RER क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। तो जो निसल ग्रैन्यूल्स होते हैं जो सेल बॉडी में या फिर साइटोन में और डेंड्राइट में प्रेजेंट होते हैं, इनका नेचर क्या होता है, बेसोफिलिक होता है। ये किससे बनते हैं, आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फ्रैगमेंट से बनते हैं। इनका जो फंक्शन है माना जाता है आपका प्रोटीन सिंथेसिस होता है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, बट इनका फंक्शन क्या माना जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस। लेकिन इतना डीप में आप लोगों से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, फिर भी थोड़ा जानना जरूरी है। ओके, अब एज ए होल इस पूरे बॉडी को, एज ए होल इस पूरे बॉडी को हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज आवर एज ए होल, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, सेल बॉडी और साइटोन और सोमा, इन नामों से ये जाना जाता है, ठीक है ना। और ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, दिस इज नोन एज डेंड्राइट। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग डेंड्राइट कहते हैं यहाँ पर। तो मेरे ख्याल से इस जगह में जो भी लेबलिंग था हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया, ठीक है ना। अब हम आगे की तरफ डिस्कस करेंगे। आगे की तरफ ये वाला जो इसका एंड वाला जो हिस्सा नजर आ रहा है, दिस एरिया, इस एंड को हम लोग कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। इसको हम लोग एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। और यहां पर जो बल्ब जैसे स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर नोन एज साइनेप्टिक वेसिकल। इनको हम लोग क्या कहते हैं, साइनेप्टिक नॉब कहते हैं। सॉरी, नॉट वेसिकल, दे आर नोन एज साइनेप्टिक नॉब। साइनेप्टिक वेसिकल एक्चुअली इनके अंदर प्रेजेंट होता है और उनके अंदर फिर आपका केमिकल प्रेजेंट होता है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, ठीक है। तो दिस स्ट्रक्चर आर योर साइनेप्टिक नॉब, और इनके अंदर साइनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट रहता है, जिनमें आपका न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है। अगर आप लोगों ने साइनेप्सिस पढ़ा है तो आप लोगों को पता होगा, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये साइनेप्सिस में साइनेप्टिक क्लेफ्ट पर रिलीज कर दिया जाता है, जिससे कि जो इम्पल्स है दूसरे न्यूरॉन में आपका क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। बट हेयर इस पार्ट का जो डिटेल होगा हम फिर पढ़ेंगे न्यूरॉन वाले चैप्टर में, या डेट इज योर न्यूरोनल चैप्टर का नाम क्या होता है, बार बार मैं भूल जाता हूँ। चैप्टर का नाम है आपका नर्वस कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन। ओके, वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। चलो, तो आगे की तरफ हम डिस्कस करने वाले हैं। अब ये जो मैंने यहाँ पर न्यूरॉन, अच्छा इस पार्ट को, ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम लोग कहते हैं एक्सॉन। दिस पार्ट, ये पूरा जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है यहाँ से लेके पूरा एकदम यहाँ तक, दिस पार्ट इज नोन एज योर एक्सॉन।
और सेल बॉडी से, ये सेल बॉडी है पूरा का पूरा, जहां से एक्सॉन स्टार्ट होता है, दिस एरिया इज नोन एज और एक्सॉन हिलॉक। दिस एरिया इज नोन एज एक्सॉन हिलॉक, जहां से एक्सॉन आपका स्टार्ट होता है, ठीक है ना। अब ये जो एक्सॉन है, एक्चुअली जो न्यूरॉन है ये दो तरह के होंगे, एक होगा माइलिनेटेड न्यूरॉन, दूसरा होगा नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, ठीक है ना। अब ये माइलिनेटेड न्यूरॉन और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन आपको कैसे पता चलेगा? जो माइलिनेटेड न्यूरॉन होता है उसके एक्सॉन पर आपको माइलिन का सीट नजर आएगा इस तरह से, विल बी एबल टू सी द माइलिन सीट हियर, ऐसे आपको माइलिन का सीट नजर आएगा, तो उसको कहेंगे माइलिनेटेड न्यूरॉन। और जिसमें आपको माइलिन का सीट नजर नहीं आएगा तो वो आपका क्या होगा बच्चों? नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, ठीक है, लाइक दिस, ओके। तो एक्चुअली आपको फिर ये जो माइलिन है, मान लो ये एक्सॉन है, ये माइलिन का सीट होगा, एक परत होगा, वो इसको पूरी तरह से आपको कवर्ड अप कर देगा इस एरिया को। तो यहाँ पर आपको एक्सॉन नजर नहीं आने वाला, एक्सॉन फिर आपको जो गैप्स में नजर आएंगे, इन गैप्स में, इन गैप्स को कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्चुअली हमको क्या कर देना चाहिए, पूरा का पूरा जो है माइलिन सीट से इसको कवर्ड अप कर देना चाहिए, ठीक है ना। अब मैं ज़्यादा ड्रॉ करते रहूँगा तो फिर क्लास का टाइम ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग थोड़ा इमेजिन कर लीजिए बच्चों यहाँ पर, ओके, लाइक दिस। तो इस तरह से कवर्ड अप रहेगा आपका, ठीक है ना। तो हर एक जो है यहाँ पर माइलिन सीट से ये क्या करेगा, एक्सॉन को कवर्ड अप कर लेगा। और इसका मेनली फंक्शन क्या होता है? इंसुलेटिंग होता है, इसका फंक्शन इंसुलेटिंग होता है, ठीक है ना। इट फंक्शन इज टू इंसुलेटिंग, और ये नर्व इम्पल्स के प्रोपोगेशन में हेल्प करता है, नर्व इम्पल्स के प्रोपोगेशन को और ज़्यादा फास्ट बना देता है। कैसे बनाता है हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका, दिस इज योर माइलिन सीट, ओके। ये माइलिन सीट हो गया। तो माइलिन सीट को आप यहाँ पर प्रोड्यूस करने वाला, यहाँ पर सेक्रीट करने वाला कुछ तो मटेरियल होना पड़ेगा। और माइलिन सीट बनता किससे? ये प्रोटीन और लिपिड से बनता है आपका, ठीक है ना। और इसको जो सेक्रीट करता है, उसको सेक्रीट करने वाला सेल भी यहीं पर ही प्रेजेंट होता है बच्चों। इस सेल का नाम होता है स्वॉन सेल, वो सेल आपको यहीं पर ही मिल जाएगा, ठीक है ना। नेम ऑफ द सेल इज योर स्वॉन सेल, ओके। तो यहाँ पर आपको स्वॉन सेल मिल जाएगा इस तरह से, जो इसको सेक्रीट करता है आपका, ठीक है ना। यू एबल टू सी द स्वॉन सेल। तो यहाँ पर इसको हम लेबलिंग कर देते हैं, दिस इज योर स्वॉन सेल। तो ये आपका स्वॉन सेल है जो माइलिन को सेक्रेट करता है, ठीक है। अब एक बात याद रखना है, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, वहाँ पर भी आपको माइलिनेटेड न्यूरॉन मिलेगा। और जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जितने भी नर्व हमारे बॉडी के दूसरे पार्ट में जा रहे हैं और दूसरे पार्ट से जितने नर्व हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ आ रहे हैं, वो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी आपका क्या होता है, माइलिनेटेड न्यूरॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन माइलिन जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और आपका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, दो अलग अलग सेल सेक्रेट करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो माइलिन सेक्रेट करने वाला सेल होगा वो होगा ओलिगोडेंड्रोसाइट, जो न्यूरोगिलियल सेल है आपका, थोड़ी देर पहले जो मैंने बताया था, ठीक है ना। और रेस्ट ऑफ द बॉडी जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, वहां पर माइलिन सेक्रेट करने वाला सेल कौन सा होगा, स्वॉन सेल होगा। तो इस चीज को आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो मेरे ख्याल से हमने यहाँ पर न्यूरॉन के बारे में, हमने यहाँ पर एक न्यूरॉन का डायग्राम ड्रॉ किया जो हमारा माइलिनेटेड न्यूरॉन है, और ये एक मल्टीपोलर न्यूरॉन है। मल्टीपोलर न्यूरॉन हम किसको कहेंगे, जिसमें बहुत सारे आपके क्या होंगे, प्रोसेसेस होंगे, जिसमें मल्टीपल डेंड्राइट्स होंगे, ठीक है ना, ओके। उसको हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन कहते हैं, ओके। अब हम बताएंगे और भी यूनिपोलर न्यूरॉन क्या होता है, बाइपोलर न्यूरॉन क्या होता है, मैं बताऊंगा आपको। लेकिन मल्टीपोलर न्यूरॉन ये है। तो ये डायग्राम अगर मैं दोबारा ड्रॉ करने का टाइम मिला तो मैं करके बताऊंगा, नहीं तो इस डायग्राम को याद रखिए, इट इज़ अ मल्टीपोलर न्यूरॉन। और ये क्या है आपका, एक माइलिनेटेड न्यूरॉन भी है, ओके। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन कितने अलग अलग तरह के हो सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है बच्चों, इसको मिटा देते हैं, ओके। टॉपिक इजी है, खाली जो है ध्यान होना चाहिए खाली आप लोगों को, ओके। लेट्स डिस्कस द टाइप ऑफ न्यूरॉन, या फिर
टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। नाउ विल बी डिस्कसिंग टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। पहले हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। ओके, तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन हम पहला डिस्कस करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन आपको तीन तरह के मिलने वाले हैं। एक मिलेगा सेंसरी न्यूरॉन, या फिर इसको हम लोग जो है एफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं, ठीक है ना। दूसरा आपको मिलने वाला है इंटर न्यूरॉन, और तीसरा जो आपको मिलने वाला है ये होगा आपका मोटार न्यूरॉन। जिसको हम लोग क्या कहेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे इफरेंट न्यूरॉन। बहुत ही आसान है बच्चों, ठीक है ना। सेंसरी न्यूरॉन ये होगा जिसको कहेंगे जो अराइज होगा सेंस ऑर्गन में, सेंस ऑर्गन में अराइज होगा, और इंफॉर्मेशन सेंस ऑर्गन से कहां तक लेके आएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, ठीक है ना। मोटार न्यूरॉन क्या होगा, जो अराइज होगा आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और जो इंफॉर्मेशन को लेके जाएगा एफेक्टर ऑर्गन्स तक, जिन ऑर्गन्स में इफेक्ट होना होता है। ओके, मतलब डिसीजन का जो इम्प्लीमेंटेशन होना होता है उसी को एफेक्टर ऑर्गन कहते हैं। जैसे कि मेरे ब्रेन ने सोचा कि मैं इस पेन को उठाऊं, एफेक्टर ऑर्गन क्या होगा, स्केलेटल मसल होगा मेरे आर्म का, मेरे बाइसेप्स का। तो मेरे ब्रेन से, मेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो यहाँ पर जो नर्व आएगा यहाँ पर मेरे स्केलेटल सिस्टम में, मतलब सॉरी मेरे स्केलेटल मसल में जो मेरा एफेक्टर ऑर्गन है, उसी के हेल्प से तो फिर मेरा कॉन्ट्रैक्शन होगा ना, उसको कहते हैं मोटार न्यूरॉन। मैं अभी डायग्राम से थोड़ा समझा दूंगा आप लोगों को, और इंटर न्यूरॉन मैं डायग्राम में बता रहा हूँ, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, एकदम टेंशन नहीं लेना है मेरे क्लास में, ठीक है ना। देखो ये है मस्तिष्क, ये है मस्तिष्क, जिसका यूज़ हमको बहुत ज़्यादा करना पड़ता है डे टू डे लाइफ में, और अगर आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसका तो बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा आप लोग, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे क्या ड्रॉ किया, अपना पूरा का पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ड्रॉ कर दिया। ये है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो ऑर्गन्स आते हैं, जैसे कि आप लोग को पता होगा, डेट इज़ द ब्रेन, जिसको हम मस्तिष्क कह रहे हैं, और एक कौन सा होगा अपना स्पाइनल कॉर्ड। एक सेंस ऑर्गन को हम लोग ड्रॉ करते हैं यहाँ पर अपना, ठीक है ना। एक बहुत अच्छा सेंस ऑर्गन ड्रॉ करते हैं, आंख। ओके, और एक इफेक्टर ऑर्गन ड्रॉ करते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है ना। लेट्स ड्रॉ इफेक्टर ऑर्गन। ये हड्डी, अंदर का हड्डी ड्रॉ करेंगे हम लोग सबसे पहले, रेडिएशन अल्ना ड्रॉ कर देते हैं, मेटाकार्पल्स और फैलेंजेस हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है ना। अब इससे एसोसिएटेड जो मसल होगा, ये नहीं है इफेक्टर ऑर्गन, इससे एसोसिएटेड जो मसल होगा, जैसे कि मैंने इससे पहले वाला आपको क्या पढ़ाया था, मस्कुलर टिश्यू पढ़ाया था ना, जहाँ पर बंडल, ये स्केलेटल मसल है, दीज आर द स्केलेटल मसल। अरे मेरे पेन को क्या हो गया, ठीक है ना। ये है स्केलेटल मसल। तो ये अपना सेंस ऑर्गन है, लेबलिंग कर देंगे, मेरा ब्लू पेन काम नहीं कर रहा है बच्चों, ठीक है ना। तो ये अपना क्या है, दिस इज आवर सेंस ऑर्गन आई। सेंस ऑर्गन हो गया अपना आई। ये हो गया अपना इफेक्टर ऑर्गन, इफेक्टर ऑर्गन क्या ड्रॉ किया हमने यहाँ पर, स्केलेटल मसल। ठीक है ना, इफेक्टर ऑर्गन हमने ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया हमने यहाँ पर, स्केलेटल मसल। बस अब मैं ये तीनों चीज़ों को समझा रहा हूँ बच्चों, ध्यान से सुनिए, ठीक है ना। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, ये कहाँ से कहाँ तक आपका इम्पल्स को ट्रेवल कराएंगे। एक और बात, जो अपना न्यूरॉन होता है, मैं आपको डायग्राम में बताना भूल गया, याद रखिएगा। जो अपना न्यूरॉन होता है, मान लो ये न्यूरॉन है, ठीक है ना, इफ दिस इज आवर न्यूरॉन, ओके, बस एक रफ डायग्राम है अभी न्यूरॉन का, ठीक है ना।
तो न्यूरॉन में जो इंपल्स होता है वो हमेशा एक ही तरफ आपका ट्रेवल होगा, ऑलवेज इन वन डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन से? सेल बॉडी से एक्सॉन की तरफ ये आपका ट्रेवल होता है, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। सेल बॉडी से ये आपका किसकी तरफ आपका ट्रेवल होने वाला है? टुवर्ड्स द एक्सॉन एंड बल्ब, ठीक है ना, ओके। और ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कभी भी नहीं होता है। इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल होने से कौन रोकेगा? यहां पर न्यूरोगिलियल सेल्स। न्यूरोगिलियल सेल्स इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल होने कभी भी नहीं देंगे, ठीक है ना। तो कौन सा न्यूरोगिलियल सेल होगा, मैं जब हम न्यूरोगिलियल सेल के बारे में डिस्कस करेंगे तभी बताऊंगा, लेकिन दिस इज अ फैक्ट कि हमेशा जो इंपल्स होगा वो हमेशा सेल बॉडी से एक्सॉन एंड बल्ब की तरफ ही आपका ट्रेवल करेगा, ठीक है ना। इस फैक्ट को अपने दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए प्रिंट कर लीजिए आप लोग, ओके। अब देखो मैं आपको बताने वाला हूं सेंसरी न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन का जो ओरिजिन होगा, ठीक है ना, सेंसरी न्यूरॉन का जो ओरिजिन होने वाला है वो आपका कहां पर होगा? इन द सेंसरी ऑर्गन। ये आपका होने वाला है सेंसरी ऑर्गन में, ठीक है। जस्ट मैं अब एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ। ये इसका जो ओरिजिन होगा ये आपका होगा सेंसरी ऑर्गन में। ओरिजिन होगा तो मतलब जो सेल बॉडी होगा आपको यहाँ देखने को मिलेगा, और इसका जो एंड होगा वो आपका कहाँ पे होने वाला होगा? इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब ये इन्फॉर्मेशन को किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में लेके आता है? ये इन्फॉर्मेशन को लेके आएगा सेंस ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सेंस ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जो है इन्फॉर्मेशन को कैरी करके लाता है, ठीक है ना। सो दे कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसी तरह से अगर मोटार के बारे में बात करो, जैसे कि मैंने आंखों से देखा कि कोई चीज़ है, किसी ने मेरे तरफ कोई बॉल थ्रो किया, मैंने आंखों से देखा, मेरे सेंस ऑर्गन में जो न्यूरॉन्स थे उन्होंने उसको क्या किया? ब्रेन तक लेके आया। मेरे ब्रेन ने डिसीजन लिया कि मेरे को उसे कैच कर लेना है, नहीं तो मुझे चोट लग जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये जो डिसीजन मेकिंग होगा, डिसीजन मेकिंग अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होगा, और यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन है अब वो कहाँ पर जाएगा? दिस इंफॉर्मेशन विल गोइंग टू द एफेक्टर ऑर्गन। मतलब कि जो मोटार न्यूरॉन होता है उनका ओरिजिन कहाँ पे होता है? सेंस ऑर्गन में होता है, और उनका एंड कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? इन द एफेक्टर ऑर्गन, ठीक है ना। मतलब ये इंफॉर्मेशन को कहाँ से कहाँ तक ट्रेवल कराते हैं? फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इफेक्टर ऑर्गन, ठीक है ना। सो ये इंफॉर्मेशन को कहाँ से कहाँ तक ट्रेवल कराएंगे? फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर ऑर्गन तक ये कैरी कराएंगे, ठीक है ना। बस क्लियर है, इतना आपको याद रखना है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन हमको कितने मिल गए यहाँ पर? 3 तरह के मिल गए। पहला हमको क्या मिल रहा है यहाँ पर? सेंसरी न्यूरॉन मिल रहा है। दूसरा क्या मिल रहा है? मोटार न्यूरॉन मिल रहा है। और हमको यहाँ पर क्या मिलेगा? इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन क्या होता है आप देखिए। इंटर न्यूरॉन जो इन सब न्यूरॉन्स को यहाँ पर कनेक्ट करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो बाकी के न्यूरॉन्स को कनेक्ट करके रखेगा, ताकि जो कम्युनिकेशन हो वो कैसा हो? आपका इफेक्टिव हो। उसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर? इंटर न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है ना, ओके। तो देयर डेंड्राइट forms synapses with axon of sensory neuron, with axon of sensory न्यूरॉन्स। मतलब इनका जो डेंड्राइट होगा वो सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन के साथ आपका क्या करेगा? यहाँ पर साइनेप्सिस फॉर्म करने वाला है। इस तरह से यहाँ पर ये साइनेप्सिस फॉर्म किया है इसने, और इसका जो एक्सॉन होगा वो साइनेप्सिस किसके साथ फॉर्म करेगा? किसके डेंड्राइट के साथ साइनेप्सिस फॉर्म करेगा? इट विल बी फॉर्म साइनेप्सिस विद द न्यूरॉन ऑफ मोटार न्यूरॉन, ठीक है ना, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया? दिस इज आवर इंटर न्यूरॉन। तो इंटर न्यूरॉन का फंक्शन क्या है? ट्रांसमिशन को और ज्यादा इफेक्टिव बना देते हैं, ठीक है ना। वाइल देयर axon forms synapses with dendrite of what? मोटार न्यूरॉन। तो मेरे ख्याल से ये आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो बड़ा आसान था। मैं बीच में एक जो है
रेड लाइन खींच देता हूं ताकि चीज़ें मैसअप ना हो जाए, बस सिंपल सी बात है। 3 तरह का मिला, सेंसरी न्यूरॉन जो इन्फॉर्मेशन को सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके आएगा, मोटार न्यूरॉन जो इन्फॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर ऑर्गन तक लेके जाएगा, और इंटर न्यूरॉन वो होते हैं जो सेंसरी न्यूरॉन और मोटार न्यूरॉन को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, किस तरह से कनेक्ट करेंगे? इस तरह से कनेक्ट करेंगे कि जो इंटर न्यूरॉन होता है, इंटर न्यूरॉन का डेंड्राइट साइनेप्सिस बनाता है किसके एक्सॉन के साथ, किसके एक्सॉन के साथ यहाँ पर बना रहा है? सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन के साथ। और इसका जो एक्सॉन है यहाँ पर साइनेप्सिस किसको बनाएगा? मोटार न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ। मेरे ख्याल से यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूरॉन जो हमने क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेस ऑफ देयर फंक्शन, ये मेरे ख्याल से आपका क्लियर है बच्चों। ठीक है ना? तो समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ भी डाउट है कमेंट पे मेरे से ज़रूर पूछिएगा। ओके, ठीक है, नो हेजिटेशन। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे बच्चों। ठीक है ना? इसको मिटा दिया जाए। मेरे ख्याल से यहाँ पर सबका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया है बच्चों। अगर लेक्चर आप लोगों को मज़ा आ रहा है, मैं जो पढ़ाता हूँ समझ में आ रहा है, एक बार कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और उनको जो है समझ में आ रहा है। ठीक है ना बच्चों? और इस चैप्टर का मैंने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन डीपीपी डिस्कस किया था। ठीक है ना? 50 क्वेश्चंस का आई थिंक आई हैव डिस्कस द डीपीपी विथ यू, और कॉकरोच के भी कुछ क्वेश्चंस का मैंने डीपीपी डिस्कस किया था। बाकी के क्वेश्चंस का डीपीपी भी हम जो है तुरंत डिस्कस करने वाले हैं बच्चों इन्हीं दिनों में। ठीक है ना? अब टाइप ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोसेसेस। ठीक है ना? टाइप ऑफ न्यूरॉन ये सेकंड होगा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइप ऑफ न्यूरॉन on the basis of the number of nerve processes, on the basis of number of nerve processes। अब सोच रहे होंगे यार आप लोग ये नर्व प्रोसेसेस क्या होता है? नर्व प्रोसेसेस एक्सॉन एंड डेंड्राइट को कहते हैं। नर्व प्रोसेस किसको कहते हैं? एक्सॉन और डेंड्राइट को कहते हैं। ठीक है ना? इसके ऊपर बेस करके आपको कितने तरह के जो है न्यूरॉन्स मिल जाएंगे। ठीक है ना? आपको यहाँ पर इसके ऊपर बेस करके मिलने वाला यूनिपोलर न्यूरॉन, आपको मिलने वाला है बाइपोलर न्यूरॉन, आपको मिलने वाला है मल्टीपोलर न्यूरॉन, और आपको मिलने वाला है सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। अब इनमें क्या डिफरेंसेस आ जाता है? यूनिपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन एंड सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन थोड़ी देर पहले मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था। ठीक है ना? तो ये जो यूनिपोलर न्यूरॉन होता है इसमें सेल बॉडी होता है, इसमें डेंड्राइट एब्सेंट होता है बच्चों। ठीक है ना? इसमें आपको क्या मिलेगा? ओनली सेल बॉडी एंड वन एक्सॉन, बस ये इस तरह का होगा। मतलब कि इसमें आपको कोई भी जो है डेंड्राइट देखने को नहीं मिलेगा। ये एक्सॉन हो गया, इस तरह से आपको ये देखने को मिलने वाला है। ठीक है ना? मतलब इसमें क्या मिलेगा आपको? सेल बॉडी मिलेगा, ऑब्वियसली न्यूक्लियस होगा। अब सारा निसल ग्रेन्यूल वगैरह हम ड्रॉ नहीं करेंगे, और इसमें आपको क्या मिलेगा? एक एक्सॉन देखने को मिलेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन। और ये हमारे कहाँ पर मिलेगा? एग्जाम्पल न्यूरॉन का एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, ये न्यूरॉन जो यूनिपोलर न्यूरॉन का एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ। यूनिपोलर न्यूरॉन खुद एक आपस में एक न्यूरॉन ही है, ये है। ये कहाँ मिलेगा उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये आपको मिलेगा इन एम्ब्रायोस। क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिपोलर न्यूरॉन जो है कहाँ पर मिलता है? तो बच्चों हमारे एम्ब्रॉयनिक स्टेज में ज़्यादातर जो न्यूरॉन सबसे पहले डेवलप होते हैं वो होता है यूनिपोलर न्यूरॉन्स। ठीक है ना? समझ गए बच्चों? अब हम डिस्कस करने वाले हैं बाइपोलर न्यूरॉन। तो बाइपोलर न्यूरॉन में आपको क्या मिलेगा? सिंगल डेंड्राइट और सिंगल एक्सॉन मिलने वाला है। सिंगल डेंड्राइट एंड सिंगल एक्सॉन। हालांकि हर जगह पर एक्सॉन एक ही मिलेगा आपको। ठीक है ना? ओके, इसीलिए सिंगल जो मैं लिख रहा हूँ ऐसा मत सोच लेना कि यार एक्सॉन और भी कहीं पे बहुत सारे एक्सॉन मिलेंगे क्या, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपको ये एक्सॉन मिल गया,
ये एक्सॉन एंड बल्ब हो गया, और यहाँ पर आपको खाली एक ही जो है यहाँ पर डेंड्राइट देखने को मिल जाएगा, ओनली वन डेंड्राइट इस तरह से। तो इसको कहते हैं बाइपोलर, ठीक है ना। बाइपोलर में क्या मिल रहा है, सिंगल डेंड्राइट मिलेगा और आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, सिंगल एक्सॉन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये आपको आंख में देखने को मिलेगा, रेटिना में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। रेटिना में बाइपोलर न्यूरॉन का एक पूरा का पूरा आपको लेयर देखने को मिलता है। तो मैं रेटिना नहीं लिख के बस एक आई लिख देता हूँ यहाँ पर, आई में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो मल्टीपोलर में क्या होगा, मल्टीपल डेंड्राइट, यहाँ पर आपको मल्टीपल डेंड्राइट मिलने वाले हैं एंड सिंगल एक्सॉन। याद कीजिए थोड़ी देर पहले जो मैंने ड्रॉ किया था, ठीक है ना। ओके, इस तरह का होगा, मतलब कि बहुत सारे आपको यहाँ पर डेंड्राइट्स देखने को मिलने वाले हैं लाइक दिस। ठीक है ना, आप दोबारा ड्रॉ कर देते हैं, चलो। ये ठीक है ना। तो बहुत सारे डेंड्राइट, यहाँ पे तो डेंड्राइट थे ही नहीं यूनिपोलर में, बाइपोलर में एक डेंड्राइट मिल रहा है, मल्टीपोलर में बहुत सारे डेंड्राइट मिल रहे हैं, ठीक है। और ये कहाँ पर मिलेगा, इसका एग्जांपल मैं डालूंगा नहीं। हमारे बॉडी में मोस्ट ऑफ द जो न्यूरॉन्स होते हैं वो मल्टीपोलर होते हैं, चाहे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के हो या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। तो मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स ऑफ आवर बॉडी आर योर मल्टीपोलर न्यूरॉन। इसलिए ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिपोलर कहाँ मिलेगा, बाइपोलर कहाँ मिलेगा। सूडो यूनिपोलर क्या होता है, अब सूडो यूनिपोलर ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले क्या होता है, मान लो ये सेल बॉडी है, दिस इज द सेल बॉडी, ठीक है ना। तो सेल बॉडी से आपको यहाँ पर जो है एक ही प्रोसेसेस जो है बाहर की तरफ जाता हुआ दिखेगा, ओनली वन प्रोसेस आपको जाता हुआ दिखेगा। तो ये यूनिपोलर हो गया, है ना, यूनिपोलर की तरह हो गया। इसमें खाली एक ही प्रोसेस बाहर की तरफ जा रहा है, यूनिपोलर। लेकिन यूनिपोलर के आगे सूडो वर्ड लगा दिया गया है यहाँ पर, सूडो का मतलब होता है फॉल्स। तो अब ये क्या होगा, यहाँ से ये बाइफरकेट होगा, यहाँ से एक बन जाएगा डेंड्राइट, एक बन जाने वाला है डेंड्राइट, और दूसरा आपका जाके क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक्सॉन बन जाएगा। इस तरह से। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सूडो यूनिपोलर। ओके, और ये सूडो यूनिपोलर आपको कहाँ पे मिलेगा, इट विल बी फाइंड इन द डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। ये आपको कहाँ पे मिलेगा, यू विल बी फाइंडिंग इट इन द डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये कहाँ पे मिलेगा, लेकिन ये आपका क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, लेकिन ठीक है कहाँ पर मिलने वाला है। डॉर्सल रूट गैंग्लियन स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है। अब ये बच्चों क्लास 11 का अगर कोर्स आप लोगों ने पढ़ रखा है तो वहाँ पर आप लोगों को रिफ्लेक्स सेक्शन पढ़ने को मिलेगा। एनसीईआरटी में जब रिफ्लेक्स सेक्शन उन्होंने समझाया है तो एक डायग्राम दिया है उन्होंने, अपना स्पाइनल कॉर्ड का जो क्रॉस सेक्शन का डायग्राम दिया है उन्होंने, इस तरह से स्पाइनल कॉर्ड के क्रॉस सेक्शन का एक डायग्राम दे के रखा हुआ है। याद आ रहा होगा शायद आप लोग, स्पाइनल कॉर्ड के क्रॉस सेक्शन का डायग्राम है ना। अगर ये डॉर्सल साइड है, अगर ये वेंट्रल साइड है, तो यहाँ से डॉर्सल रूट बाहर की तरफ निकलता है, और यहाँ से जो है नॉट डॉर्सल रूट, डॉर्सल हॉर्न, और यहाँ से वेंट्रल हॉर्न बाहर की तरफ निकलता है, जो लेटर ऑन जाके ज्वाइन हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो डॉर्सल हॉर्न है, डॉर्सल हॉर्न में यहाँ पर एक गैंग्लियन देखने को मिलता है आपको, ठीक है ना। दिस गैंग्लियन इज नोन एज अ डॉर्सल रूट गैंग्लियन, ठीक है ना। इसी डॉर्सल रूट गैंग्लियन में आपको क्या देखने को मिलेगा, सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब वो जो स्पाइनल कॉर्ड का जो क्रॉस सेक्शन है मैं अभी आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, फिर से हमको जो है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ही ये सारा पढ़ना है। पोजीशन खाली याद रखिए ताकि भूल ना जाओ कहाँ पर होता है, तो मैंने आपको ड्रॉ करके बताया, ठीक है ना। अब एक और है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ माइलिन शीट। मेरे ख्याल से क्लियर है बच्चों। ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ नर्व प्रोसेसेस, इसमें क्या क्या नर्व प्रोसेस क्या किनको कहते हैं, एक्सॉन और डेंड्राइट। यूनिपोलर में कोई भी डेंड्राइट नहीं होगा, बाइपोलर में एक डेंड्राइट मिल रहा है, मल्टीपोलर में बहुत सारे डेंड्राइट मिलेंगे, और सूडो यूनिपोलर में आपको देखो एक प्रोसेस निकलता हुआ नजर आएगा, लेकिन लेटर ऑन उसी में से बाइफरकेशन होगा, और उसी बाइफरकेशन में से आपको क्या नजर आएगा, यहाँ पर डेंड्राइट, और एक चीज आपका क्या बना लेगा, एक्सॉन,
ठीक है ना, इसलिए इसको हम लोग कह रहे हैं सूडो यूनिपोलर, और इसका पोजीशन जो है मैंने अभी अभी आपके साथ डिस्कस कर लिया था। ओके बच्चों, तो फिर आगे हम बढ़ेंगे। ओके, तो आगे डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ माइलिन शीट। तो ये तो पता चल ही गया होगा आप लोगों को, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ माइलिन शीट। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को? ठीक है, नाउ on the basis of presence or absence of myelin sheet, ठीक है ना, तो दो तरह के ही होंगे ऑब्वियसली। जैसा कि पहला क्या होगा, माइलिनेटेड न्यूरॉन, और दूसरा क्या होने वाला है, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। ठीक है ना, माइलिनेटेड न्यूरॉन एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, MYELINATED माइलिनेटेड न्यूरॉन। ओके, यहां पर भी स्पेलिंग को करेक्ट कर लेंगे बच्चों, माइलिनेटेड न्यूरॉन। ओके, तो सिंपल सी बात है बच्चों, जो आपका माइलिनेटेड न्यूरॉन होगा ऑब्वियसली वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, माइलिन का शीट नज़र आने वाला है। ओके, और जो नॉन माइलिनेटेड होगा वहाँ पर आपको माइलिन का जो भी शीट है वो नज़र आपको नहीं आएगा, है कि नहीं। बस यही हो गया आपका माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका जो है माइलिन शीट आपका प्रेजेंट होने वाला है, रफ डायग्राम है बच्चों। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको क्या नज़र आएगा, यू विल बी एबल टू सी द माइलिन शीट माइलिनेटेड में। ठीक है ना, और नॉन माइलिनेटेड में आपको माइलिन शीट आपको नज़र नहीं आने वाला है। ठीक है ना, और जैसा कि मैंने कहा यहाँ पर जो माइलिन शीट को कौन सेक्रेट कर रहा है, अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हुआ तो स्वॉन सेल। ठीक है ना, तो स्वॉन सेल एक्चुअली जो है इस माइलिन शीट को कैसे सेक्रेट करता है, कैसे कवर्ड अप करता है, थोड़ा सा सीख लीजिए। जैसे कि ये एक्सॉन है, ठीक है ना, और यहाँ पर मान लो कि ये आपका स्वॉन सेल है। तो स्वॉन सेल जब माइलिन को सेक्रेट करेगा तो माइलिन क्या करेगा, धीरे धीरे जो इस जगह को आपका रैप करने लगेगा, इसको रैप कर देगा आपका वो। ठीक है ना, और स्वॉन सेल जो है अंदर की तरफ आपका चला जाएगा। ओके, मतलब कि ये अगर आपका एक्सॉन है और साइड में कहीं पे अगर आपका स्वॉन सेल है, तो ये स्वॉन सेल क्या करेगा, इसको गोल गोल करके रैप करने लगेगा, इस तरह से इसको रैपिंग करने लगेगा, ऐसे ऐसे माइलिन शीट इसको रैप करने लगेगा। ठीक है, तो उस रैप करने के चक्कर में क्या होगा, माइलिन शीट भी जो है उस माइलिन के अंदर ही, माइलिन सेल जो है, माइलिन सेक्रेट करने वाला सेल मतलब कि स्वॉन सेल। ठीक है ना, तो स्वॉन सेल क्या सेक्रेट कर रहा है, माइलिन। अब स्वॉन सेल जब माइलिन सेक्रेट कर रहा है, माइलिन क्या करेगा, इसको रैप करना स्टार्ट कर देगा, इसको कवर्ड अप करना स्टार्ट कर देगा इस एरिया में। ओके, और इसको जब कवर्ड अप करना स्टार्ट कर देगा बच्चों, तो जो स्वॉन सेल है वो भी अंदर की तरफ धक जाएगा। तो इसीलिए हमको जो है यहाँ पर जो है स्वॉन सेल नज़र नहीं आ रहा है, स्वॉन सेल कहीं पे अंदर की तरफ होगा आपका यहाँ पर। ठीक है ना, तो इस तरह से जो है स्वॉन सेल क्या कर लेता है, एक्सॉन को कवर्ड अप कर लेता है। अब माइलिनेटेड न्यूरॉन से कुछ अगर इंपॉर्टेंट बातें हम लोग डिस्कस करें, माइलिनेटेड न्यूरॉन में जो कंडक्शन होता है उसको कहते हैं सॉल्टेटरी प्रोपगेशन। यहां पर क्या होता है एक्चुअली, जो इंपल्स होता है, क्योंकि ये तो आपका क्या कह देगा, इंसुलेटिंग का काम करेगा माइलिन शीट, तो यहाँ पर जो इंपल्स होता है ये नोड ऑफ रेनवियर, तो नोड ऑफ रेनवियर आपका क्या करता है, कूदता है। ये जो खाली जगह है जहां पर आपका माइलिन शीट नहीं है, इसको कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर, इसको हम लोग कह रहे हैं नोड ऑफ रेनवियर। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो इंपल्स है वो क्या करेगा, नोड ऑफ रेनवियर, और नोड ऑफ रेनवियर आपका कूद कूद के जाएगा। तो ऑब्वियसली कूद कूद के जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, सॉल्टेटरी प्रोपगेशन कह रहे हैं। ठीक है ना, ये पॉइंट आपको याद रखना है।
और सेकंड यहाँ पर जो नॉन माइलिनेटेड में तो नॉर्मली आपका इम्पल्स क्या होगा, इस मेम्ब्रेन के ऊपर से आपका ट्रेवल करने वाला है, ठीक है ना, इस तरह से आपका मेम्ब्रेन के ऊपर से ट्रेवल करेगा तो इसमें स्लो होगा, यहाँ पे कूद कूद के जा रहा है तो उसमें फास्ट होगा। तो नॉन माइलिनेटेड से माइलिनेटेड न्यूरॉन में कितना फास्ट होगा, 10 टाइम फास्ट कंडक्शन, ओके, 10 टाइम्स फास्टर कंडक्शन देन नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। तो 10 टाइम जो है फास्टर कंडक्शन होता है यहाँ पर किससे, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन से, ओके। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन हमने डिस्कस किया बच्चों, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। फिर भी कोई डाउट है कमेंट में जरूर पूछिएगा। तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन मैंने पहले बताया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, सेकेंड बताया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोसेसेस, तीसरा मैंने बताया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ माइलिन शीट, ठीक है ना। तो जो न्यूरॉन है अपना सेल है, उसके बारे में आप लोग को जो है इतना इन्फॉर्मेशन जानना है। अब सेकंड जो है हम लोग यहाँ पर दूसरे तरह के सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं नर्वस टिश्यू में, डेट इज योर न्यूरोगिलिया सेल्स, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोग यहाँ पर रेडी हो। लेट्स डिस्कस अबाउट न्यूरोगिलिया सेल्स। चलो डिस्कस करते हैं न्यूरोगिलिया सेल्स के बारे में। न्यूरोगिलियल सेल्स या फिर न्यूरोगिलिया सेल, ठीक है ना। GLIA गिलिया, न्यूरोगिलिया सेल, न्यूरोगिलियल सेल सेम है, ठीक है ना, ओके। तो सबसे पहले तो ये नॉन कंडक्टिंग सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया, दे आर योर नॉन कंडक्टिंग सपोर्टिंग सेल्स। पहली प्रॉपर्टी इनकी, ये डिवाइड भी कर सकते हैं आपका, ठीक है ना, ओके। और जो ब्रेन ट्यूमर वगैरह सुना है आप लोगों ने, ब्रेन ट्यूमर वगैरह जो होता है इन्हीं सेल में जब अनकंट्रोलेबल डिवीजन हो जाता है तब ब्रेन ट्यूमर होता है, ठीक है ना। ये कहाँ पर मिलेगा, जैसा कि हमने बात की थी, दे आर फाउंड इन ब्रेन, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मिलेंगे, दे आर फाउंड इन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये आपको गैंग्लिया में मिलेंगे या फिर आई में मिलेंगे, रेटिना ऑफ आई। तो इन जगह पर आपको ये मिलने वाले हैं, ठीक है ना। और मैंने आप लोगों से बात की थी जैसे कि कितने तरह के होंगे आपके, पहला जैसे कि हमने डिस्कस किया था माइक्रोगिलिया, माइक्रोगिलियल सेल्स। दूसरे सेल के बारे में जैसे कि मैंने आपसे बात की थी एस्ट्रोसाइट्स, और तीसरा वाला जो मैंने आपको बोला था ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है ना। एक तरह का और होता है बच्चों न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। चलो एक एक करके आप इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो माइक्रोगिलियल सेल्स होते हैं, माइक्रोगिलियल सेल क्या होता है, अगर मान लो नर्वस टिश्यू में कोई पैथोजन एंटर कर जाता है, ओके, तब क्या होगा आपका, ऑब्वियसली जो है नर्वस सिस्टम वहाँ पर खराब हो जाएगा आपका, है कि नहीं, वो सेल को इन्फेक्ट करेगा, जिसके कारण हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होगा, खराब हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर एक फैगोसाइटिक सेल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो आपका क्या है माइक्रोगिलियल सेल्स है, दे आर योर फैगोसाइटिक इन नेचर, और एक्चुअल में अगर हम कहें ये जो माइक्रोगिलिया सेल है ये नर्वस सिस्टम में इन सेल का ओरिजिन नहीं हुआ है, इन सेल का ओरिजिन हुआ था कनेक्टिव टिश्यू में, और ये कनेक्टिव टिश्यू से आके पहुंच गए कहां पर, इन द नर्वस टिश्यू, ठीक है ना। अब कनेक्टिव टिश्यू में वो कौन सा सेल है जो टिश्यू के बाहर निकलने के बाद एक फैगोसाइट बन जाता है, द नेम ऑफ द सेल इज योर मोनोसाइट। तो इट इज एक्चुअली a modified
मोनोसाइट। और मोनोसाइट का ओरिजिन क्या होता है? मेसोडर्मल। तो ये जो सेल है इसका ओरिजिन क्या होगा? माइक्रोगिलियल सेल का ओरिजिन क्या होगा यहाँ पर? मेसोडर्मल। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि वो कौन सा सेल है कनेक्टिव, वो कौन सा सेल है नर्वस टिश्यू में जिसका ओरिजिन एक्टोडर्मल नहीं है? तो उसका आंसर क्या होगा आपका? आंसर विल बी योर माइक्रोगिलियल सेल। एक्चुअली ये एक वन टाइप ऑफ क्या है? WBC है, ठीक है ना। और मोनोसाइट जब भी टिश्यू के बाहर जाके रेसाइड करता है, टिश्यू के बाहर मोनोसाइट जब भी ब्लड वेसल के बाहर जाएगा, प्रोसेस को क्या कहता है? डायपिडेसिस। और वो अलग अलग जगह में जाकर आपका क्या बनेगा? फैगोसाइटिक सेल बनता है। जैसे कि अगर वो मस्कुलर टिश्यू वगैरह में जाके सेटल होता है तो हम उसको कहते हैं मैक्रोफेज, है ना, मोनोसाइट। और मोनोसाइट जब अगर लिवर वगैरह में चला जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं कफर सेल, जहाँ पर वो फैगोसाइटिक बन जाता है। यही मोनोसाइट जब यहाँ से बाहर निकल के आपका नर्वस टिश्यू में आ गया तो उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? माइक्रोगिलियल सेल। और ये क्या है? फैगोसाइटिक इन नेचर। अब नर्वस टिश्यू में अगर कोई भी पैथोजन वगैरह एंटर करता है तो आपका क्या करने वाला है? ये उसका फैगोसाइटोसिस करेगा, ठीक है ना। तो पहला तरह का सेल है आपका न्यूरोगिलियल सेल का फर्स्ट टाइप। अगर हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ सेल के बारे में अगर बात करें यहाँ पर एस्ट्रोसाइट के बारे में, ठीक है ना, इसको थोड़ा मिटा देंगे बच्चों, ओके, इसको मिटा देते हैं, पता तो चल ही गया होगा, है ना। एस्ट्रोसाइट के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले एस्ट्रोसाइट क्यों पढ़ा है? क्योंकि इनका शेप होता है, शेप इज लाइक स्टार। इसका जो शेप होगा एक तारे की तरह इसका शेप होता है, तारा, ठीक है ना, इस तरह से। एक तारे की तरह इसका शेप होता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? एस्ट्रोसाइट कहते हैं। यही वो सेल है जो ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन करता है, फॉर्म्स ब्लड ब्रेन बैरियर। हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम में जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, खास करके जो ब्रेन होता है, ब्रेन में जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, मान लो ये ब्लड कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी में आपके आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी, साथ साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी हैं यहाँ पर, और इन न्यूट्रिएंट्स को जाना है टिश्यू में। और हमारा क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ध्यान से सुनिएगा, हमारा होता है क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इस क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम से डिफ्यूजन के थ्रू जो भी आपका क्या है न्यूट्रिएंट्स वगैरह है वो टिश्यू में जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो इन न्यूट्रिएंट के साथ साथ अगर कोई पैथोजन भी है तो वो भी तो चला जाएगा टिश्यू में। और नर्वस टिश्यू में अगर कोई पैथोजन जाता है तो बॉडी के लिए दिस इज नॉट अ गुड इन्फॉर्मेशन, ये खुशखबरी नहीं है बॉडी के लिए। तो इसको फर्दर प्रोटेक्ट होना चाहिए, इस नर्वस सिस्टम को फर्दर प्रोटेक्ट होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर जो है ब्लड से जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह है वो डायरेक्टली फिल्टर होकर टिश्यू में नहीं आती हैं। कौन से टिश्यू की बात कर रहा हूं? नर्वस टिश्यू। डायरेक्टली फिल्टर होकर टिश्यू में नहीं आती हैं, उनके बीच में एक बैरियर प्रेजेंट होता है, बैरियर। और वो बैरियर कौन सा है? अपना एस्ट्रोसाइट। ये एस्ट्रोसाइट क्या करता है? ये इस तरह से एकदम ब्लड कैपिलरी के ऊपर जो है खुद को कवर्ड अप कर लेता है। मतलब न्यूट्रिएंट्स निकल के सबसे पहले कहां पर आएंगे? एस्ट्रोसाइट्स में, फिर एस्ट्रोसाइट से जो है न्यूट्रिएंट्स कहां पर जाएंगे? जो भी ब्रेन में नर्वस टिश्यू है वहां पर जाएंगे। तो ये एस्ट्रोसाइट क्या बना रहा है? ब्लड ब्रेन बैरियर बना रहा है बच्चों, यही है ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है ना। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये जो है आपका सेल है, ये ब्लड कैपिलरी के अंदर नहीं है, बाहर है। तो ये बाहर की तरफ जो है इस तरह से जो है इसको ये कवर्ड अप करके रखेगा, लाइक दिस। पूरे एकदम इसके ब्लड कैपिलरी के पूरे सरफेस में इसको कवर्ड अप करके रखेंगे। तो ब्लड ब्रेन बैरियर बना रहा है ताकि ब्लड के अंदर से जो भी चीजें हैं डायरेक्टली वो नर्वस टिश्यू में ना आ पाए, वो इस एस्ट्रोसाइट से होकर गुजरनी पड़ेंगी। और अगर इन्फेक्शन होगा वहाँ पर तो एस्ट्रोसाइट का होगा, और एस्ट्रोसाइट मर जाएगा, उसकी जगह पर नया एस्ट्रोसाइट आ जाएगा। क्योंकि मैंने कहा था ये जो न्यूरोगिलिया सेल से ये डिवाइड करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, न्यूरॉन्स नहीं रखते हैं। एम आई क्लियर? ओके। तो इसीलिए इनका एक और फंक्शन अगर हम लोग यहाँ पर लिख दे, देयरफॉर दे हेल्प इन नरिशमेंट ऑफ न्यूरॉन्स। तो देयरफॉर दे हेल्प इन नरिशमेंट ऑफ न्यूरॉन्स। इसीलिए न्यूरॉन्स के नरिशमेंट में भी क्या करेंगे? हेल्प करेंगे, ठीक है ना। ओके। अब अगर हम लोग बात करें ओलिगोडेंड्रोसाइट के बारे में, तो ओलिगोडेंड्रोसाइट क्या करेंगे? माइलिन सेक्रेट करेंगे, कहां पर? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सिंपल सी बात है, दे सेक्रेट माइलिन इन
सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बस सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो भी माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं वहां पर माइलिन सेक्रेट करने वाला सेल है अपना ओलिगोडेंड्रोसाइट, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जितने भी नर्व्स हैं वहां पर माइलिन सेक्रेट करने वाला अपना सेल है स्वॉन सेल। इन दो चीजों को आप लोगों को भूलना नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के बारे में, ये हमारे ब्रेन के एक खास जगह पर ही प्रेजेंट रहेंगे जिसका नाम है हाइपोथैलेमस, जिसको हम लोग मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है ना। ओके, सो दे आर फाउंड इन हाइपोथैलेमस, दे आर फाउंड इन hypothalamus and are modified neurons। और इनमें किस तरह का मॉडिफिकेशन आया? इनमें इस तरह का मॉडिफिकेशन आया कि अब ये एंडोक्राइन सेल बन चुके हैं और ये हार्मोन सेक्रेट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो दे आर एंडोक्राइन इन नेचर and secrete hormones। ओके, तो जो हाइपोथैलेमस है, मान लो ये हाइपोथैलेमस है, इस हाइपोथैलेमस में क्या है? न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है, और ये दीज आर द न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। ये कहां पर प्रेजेंट है? दे आर प्रेजेंट एट हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। और ये हाइपोथैलेमस से ये आकर कहां पर स्टोर होती है? एक्चुअली दे कम एंड स्टोर इन द पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड में कैसे आके स्टोर होंगी? दे आर स्टोर्ड विद द हेल्प ऑफ अ पोर्टल सिस्टम। ये कौन सा पोर्टल सिस्टम होगा? दे आर स्टोर्ड हेयर विद द हेल्प ऑफ अ पोर्टल सिस्टम, और जो पोर्टल सिस्टम होगा यहाँ पर दैट इज योर हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पर जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो भी हार्मोन आपका यहाँ पर सेक्रेट करने वाले हैं, ये हार्मोन आके कहां पर स्टोर होगा? दे विल बी स्टोर्ड एट द एंटीरियर पिट्यूटरी। और एंटीरियर पिट्यूटरी में आके ये स्टोर कैसे होंगे या फिर कैसे रिलीज होंगे? बाय द हेल्प ऑफ अ पोर्टल सिस्टम, जिसको कहते हैं हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम, ठीक है ना। तो ये हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम के बारे में भी जो हमारा लास्ट वाला चैप्टर होगा उसके बारे में पढ़ेंगे, दैट इज द जिसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना होता है बच्चों, ठीक है ना। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जो न्यूरोगिलिया सेल 4 तरह के होते हैं, मैंने आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में शायद आई एम सक्सेसफुल। ओके, समझ में आया तो बच्चों कमेंट में जरूर बताइएगा। न्यूरोगिलिया सेल कितने तरह के होते हैं? फिर से एक बार मैं रिकैप ले लेता हूँ। पहला है फैगोसाइटिक इन नेचर, कौन से होंगे? माइक्रोगिलियल सेल जो एक्चुअली में क्या है? WBC है। कौन से तरह का WBC? मोनोसाइट, जो ब्लड कैपिलरी से एग्जिट करके कहाँ पे आके रुके हुए हैं? नर्वस टिश्यू में, ताकि वो वहां पर क्या कर पाए? फैगोसाइटोसिस कर पाए अगर बाहर से कोई पैथोजन आता है तो। दैट्स इट। ओके, फिर क्या है? एस्ट्रोसाइट्स, इनका शेप स्टार लाइक जैसा होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन करते हैं। इसकी जरूरत क्यों होती है मैंने बताया आपको, ठीक है ना। और ये जो है न्यूरॉन्स के नरिशमेंट में हेल्प करेंगे। फिर ओलिगोडेंड्रोसाइट जो माइलिन शीट का फॉर्मेशन करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। फिर आपका है न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, ये आपको कहाँ पे मिलेंगे? ब्रेन में। ब्रेन में कहाँ मिलेंगे? हाइपोथैलेमस में। ये एक स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो न्यूरॉन्स के मॉडिफिकेशन से ही बनती हैं, और इनमें कैपेबिलिटी आ जाता है हार्मोन सेक्रेट करने का, जिन हार्मोन्स को हम लोग एक्चुअली न्यूरो हार्मोन्स कहते हैं। और ये न्यूरो हार्मोन्स एक्चुअली प्रोड्यूस तो होता है हाइपोथैलेमस में, ये आके रिलीज कहाँ पर होता है? इन द एंटीरियर पिट्यूटरी, क्योंकि इनका टारगेट ही है एंटीरियर पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 लोब होते हैं ना, एंटीरियर पिट्यूटरी, इंटरमीडिएट पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ओके, अब यहाँ पर ये रिलीज होते हैं, यहाँ पर आकर ये रिलीज होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में, ठीक है ना। और रिलीज कैसे होंगे आके? थ्रू अ पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम का नाम क्या? हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। तो बच्चों नर्वस सिस्टम के बारे में नॉट नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यू के बारे में बच्चों ये जो फंडामेंटल नॉलेज है आज मैंने आपको इस क्लास में दिया, तो उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर जो है अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा होगा तो बच्चों थोड़ा सा ये जो लेक्चर है अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि मैं मोटिवेट हो जाऊँ इस चैप्टर के बारे में और भी नए नए वीडियो बनाने के लिए, ठीक है ना। तो टिल देन
टेक केयर, पढ़ते रहिए बच्चों, अगले लेक्चर में ज़रूर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।